वेलकम बैक टू वेदा एडटेक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन शॉर्ट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या ह्यूमंस आप बोल सकते हो, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। बोर्ड में कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट सम हाईलाइटिंग पॉइंट्स। सो विदाउट फर्दर एनी डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So, this is lecture 3 of life processes in living organism part 2, जिसमें इस particular lecture में we will be talking about something called human reproduction or reproduction in animals. We considered ourselves as animals only. That's why I have written something called human reproduction. Whenever we talk about reproduction, there is major two things which comes under in our mind. वो दो चीज जो होगी, first होता है बेटा गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है, एंड सेकेंड चीज आती है दैट इज फर्टिलाइजेशन। सो दीज आर टू थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन आवर माइंड जब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। गैमीट फॉर्मेशन, जब मैं गैमीट के बारे में बात करता हूँ, दीज आर नथिंग बट रिप्रोडक्टिव सेल्स जो रिस्पेक्टिव मेल एंड फीमेल बॉडीज में बनते हैं। एंड यू पीपल आर अवेयर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है जो बनते हैं, दोज आर जिसको हम लोग स्पर्म एंड ओवम के नाम से जानते हैं। ये होता है मेल के अंदर, ये होता है फीमेल के अंदर। एंड फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ये जो गैमीट्स है ये जो फ्यूज्ड हो गए, दैट इज फर्टिलाइजेशन व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सो वी पीपल आर अवेयर विद दीज टू थिंग्स। ये बहुत बेसिक है, जो 9th स्टैंडर्ड में भी आपको बताया गया था कि भाई गैमीट फॉर्मेशन का मतलब होता है जहाँ पे स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म एंड ओवम का मेकिंग होता है, एंड फर्टिलाइजेशन में ये दोनों का स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी विल बी ऑब्जर्विंग इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। Human male reproductive system, as you can see picture next to you, this is human male reproductive system. You can observe the picture. इस तरीके से कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। उसके अंदर के जो मेजर चीजें हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, एग्जाम में लिखने में, दोनों जगह पे हमको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करता हूँ तो आप बेसिक टू चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको टेस्टिस के नाम से जाना जाता है। इट्स सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों कुछ डिफरेंट नहीं है, स्पेलिंग दोनों करेक्ट है। उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट सम ग्लैंड्स, अलोंग विद दैट आई विल टॉक अबाउट सम डक्ट्स। बेसिक सी चीजें क्लियर कर दूं मैं कि भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको टेस्टिस बोलते हैं, जिसके अंदर स्पेसिफिकली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंड जब ग्लैंड एंड डक्ट्स के बारे में बात करता हूं मैं, तो ग्लैंड इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग। इट कुड बी लिक्विड, इट कुड बी हार्मोन, इट कुड बी एनी केमिकल सिक्रीशन, उसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। एंड व्हाट आर डक्ट्स? डक्ट्स आर नथिंग बट पाइप लाइक सिस्टम्स। दे आर गोइंग टू take secretion from glands, and they are going to pour it or reach it out to the different organs of human body. तो जहां पे जरूरत होगा वहां पे डक्ट सिक्रीशन को लेके जाता है, एंड ग्लैंड विल डू वन थिंग, दैट फॉर्मेशन ऑफ दोज केमिकल्स, तो जिसके अंदर कुछ ना कुछ सिक्रीट होता है, दोज आर ग्लैंड्स, एंड जो सिक्रीशन को लेके जाता है उसको हम लोग डक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग बोलते हैं कि भाई टेस्टिस के अंदर बनता है स्पर्म, ठीक है। अब स्पर्म बनने की प्रक्रिया कैसी होती है, 2-3 चीजें आप लोग देख लो यहाँ पे। सब में पहले मैं बोलूं तो सेमिनिफेरस टिब्यूल, नाम के सम टिब्यूल्स आर देयर व्हिच आर देयर इन टेस्टिस। इनके अंदर प्रेजेंट होता है जर्मिनल एपिथेलियम व्हिच इज नथिंग बट टिश्यू। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल का टिश्यू जर्मिनल एपिथेलियम, इस जर्मिनल एपिथेलियम में होता है मियोसिस, और इस जर्मिनल एपिथेलियम का मियोसिस होने के बाद वी गॉट समथिंग कॉल्ड स्पर्म, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। नाउ जब हम लोग उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं
तो एज यू कैन सी ये जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड अलग अलग प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, तो ग्लैंड्स का नाम भी मैं लिख दूं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। ग्लैंड हमारे पास है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। सो ग्लैंड का काम क्या होगा, कुछ ना कुछ सिक्रीट करना। तो ये मैंने नाम लिखा है किसका, ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे। सो ये लिक्विड होगा जब स्पर्म के साथ मिक्स होता है। स्पर्म तो टेस्टिस में बन रहा है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के जर्मिनल एपिथेलियम के मेयोटिक डिवीजन के बाद। तो जो स्पर्म बना इस पर्टिकुलर प्रक्रिया से, उसके अंदर ये लिक्विड, इन ग्लैंड से निकलने वाला लिक्विड विद द हेल्प ऑफ डक्ट ऐड होता है। एंड स्पर्म को अभी स्पर्म नहीं बोलते हैं, अब स्पर्म प्लस सिक्रीशंस आ जाता है। ये ग्लैंड का सिक्रीशन के साथ अभी स्पर्म है, तो स्पर्म को इवेंचुअली उसके साथ हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा सीमेन। सीमेन किसको बोला मैंने, सीमेन ये प्रोसेस से जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ उसके साथ साथ जो हमारे ग्लैंड्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनका मिक्सचर स्पर्म के साथ इज इक्वल टू सीमेन। सो दिस वाज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत सिंपल है, आपको सीक्वेंस भी याद रखना पड़ता है, आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है कि भाई स्पर्म का मूवमेंट किधर से कैसे होता है। टेस्टिस, रेक्टल टेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एंड देन फिर इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो दोज आर सीक्वेंस जो आपको याद रखना है। सो यू हैव टू रिमेंबर सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा किसका, स्पर्म ट्रैवलिंग का। ठीक है, सीक्वेंस में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, डक्ट की। तो आपको डक्ट्स के नाम, जैसे मैंने बोला वास डिफरेंस, वास एफरेंस, एपिडिडाइमिस में तो कुछ समय के लिए स्पर्म स्टोर होता है। देयर आर सच काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको याद रखना है स्पर्म की ट्रैवलिंग के लिए। अदर देन दैट यू हैव ग्लैंड्स एंड यू हैव आवर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका नाम तो ऑलरेडी दिया हुआ। एंड यूजुअली ऐसा बोला जाता है टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम outside the abdominal cavity to maintain the temperature sperm के formation के लिए as compared to body का temperature, sperm बनने के लिए थोड़ा कम temperature का requirement होता है। So accordingly that's why it is present outside the body in a scrotum pouch like structure which is going to lower the temperature as compared to your body का temperature as to facilitate the process of spermatogenesis। Process of spermatogenesis मतलब formation of sperm। Now it's high time to talk about second reproductive system, that is nothing but female reproductive system. Let's begin. Okay, so let's talk about female reproductive system now. Male reproductive system हम लोग ने already देख लिया। जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रंट ऑफ यू। एज यू कैन सी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चीजें हैं जो हाईलाइटेड पार्ट है जो हम लोग को करना है, तो मैंने कुछ पार्ट्स यहाँ पे लिख दिए। विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम बट यू कैन टेक अ जनरल रिव्यू ऑफ द सेम। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईच पार्ट। द फर्स्ट इज ओवरी। When we talk about ovary, ovary का major function क्या होता है? Use another color marker. We'll be using black one. Yeah. So production of egg cells, जिसको हम लोग oocyte के नाम से भी जानते हैं, ovum के नाम से भी जानते हैं, उसको ओवा भी बोला जाता है, फीमेल गैमेट भी बोला जाता है, मल्टीपल नेम्स अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। सो ओवरीज यूजुअली दो प्रेजेंट होती है, 2 ओवरीज आर देयर एंड ईच ओवरी में एवरी मंथ ऑल्टरनेटिवली एग सेल रिलीज होता है। ठीक है, सो दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी से हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एज यू कैन सी दिस पार्ट ओविडा, जिसका दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब। इसका मेजर फंक्शन होता है, दिस इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है वो होता है। नेक्स्ट, अब यहां पे क्यों फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है मैं अगर बताऊं, सो जो ओविडक्ट होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर,
उसके सरफेस पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यू पीपल आर अवेयर, स्पर्म को टेल होती है, ओवम को टेल नहीं होती है। तो ओविडक्ट के अंदर जो सीलिया जैसे पार्ट्स होते हैं वो एग्स को आगे मूव करने के लिए मदद करती है, फिर स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यू हैव टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड। जब हम यूट्रस की बात करते हैं, यूट्रस में सिंपल सी चीज होती है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो किसको बोलते हैं? जब स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट बनता है ना, जाइगोट का आगे फर्दर जो डेवलपमेंट स्टेज होता है उसको हम लोग एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। सो एम्ब्रियो होल्ड करके रखना, इम्प्लांट करना, 9 मंथ तक डेवलपमेंट जो होता है वो यूट्रस वाले पार्ट में होता है। देन लेट्स टॉक अबाउट वेजाइना। इट इज फॉर एंट्री ऑफ स्पर्म। सो दीज आर दी बेसिक पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एज सच बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार क्विकली 30 सेकंड्स में रिवाइज करेंगे। ओवरी एक्सेल का प्रोडक्शन करता है, ओविडक्ट जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, यूट्रस जहां पे फीटस, फीटस किसको बोलते हैं? एम्ब्रियो के बाद वाला स्टेज, जो 9 मंथ तक जो बेबी होता है उसको हम लोग फीटस बोलते हैं। उसका रहना वहां पे होता है यूट्रस में, वेजाइना फॉर एंट्री ऑफ स्पर्म, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ जब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब हमको थोड़ा आगे बढ़ना, बट स्टिल बीच में क्वेश्चन आ जाता है, हु डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड? तो वेदर फादर इज रिस्पॉन्सिबल और मदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको क्रोमोसोम्स पता होना चाहिए, किसमें कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, मदर में एंड फादर। सेक्स क्रोमोसोम, फादर के पास XY, मदर के पास XX। You people are aware XX is female, XY is male. तो of course जब तक Y chromosome father is not contributing, there will be no formation of a baby boy. तो whether it is girl, X जाएगा तो girl होगा, Y जाएगा तो there will be boy. तो who is responsible to determine the gender? Of course, father is responsible. तो इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, who is responsible. So accordingly सलीके से लिखना, कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, now डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करूं मैं, तो अगर हम लोग यूट्रस के सेक्शन के बारे में बात करें तो यूट्रस के अंदर एक सेक्शन होता है, जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम जब हम लोग बोलते हैं, उस एंडोमेट्रियम पे किसी तो चीज का फॉर्मेशन होता है, बेसिक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। उस बेसिक टिश्यू का नाम है प्लेसेंटा। ठीक है, एंड प्लेसेंटा से कुछ तो कनेक्टेड होता है टू द फीटस, फीटस से कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा के थ्रू। तो जो कनेक्शन होता है फीटस एंड प्लेसेंटा के बीच में, उसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। और जो 9 मंथ तक होता है उसको हम लोग ऑफ कोर्स फीटस बोलते हैं। दिस इज द स्पेलिंग। ठीक है, तो ये तो आफ्टर प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन ना हो? व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन ही ना हुआ हो? फर्टिलाइजेशन ना हुआ होगा मतलब है ही नहीं फर्टिलाइजेशन का चांसेस, तो क्या होगा? एक क्वेश्चन है, व्हाट इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बोर्ड में भी आता है। सो इट्स हाई टाइम टू टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल नाउ। लेट्स प्रोसीड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से। एज वी कैन सी, कुछ स्टेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, एंड कुछ हार्मोन्स है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूज होते हैं। सो 2 टर्म है, बताने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। एक होता है मेनार्क, एक होता है मेनोपॉज। मेनार्क मतलब जिस एज से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, मेनोपॉज जिस पे स्टॉप होती है, उस एज को बोलते हैं इन फीमेल्स। ठीक है, नाउ जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है ये कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट इट्स नॉट। अकॉर्डिंगली हम लोग अपने इस पे हिसाब से करेंगे। बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू शो यू फ्लो चार्ट और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोन्स का पीक्स एंड ऑल, एंड एंडोमेट्रियम जो वॉल यूट्रस की होती है वो सब कुछ। सो ये पिक्चर जैसे देख सकते हो आप, आपके सामने है मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपके सामने दिखाया गया, जहाँ पे आप ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स है उसका लेवल आप देख सकते हो, वो दिखाया गया। एंड उसके साथ साथ एज यू कैन ऑब्जर्व, जो
एंडोमेट्रियम में जो वॉल है उसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कहीं पे आपको स्टार्टिंग में दिखेगा कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम है एंड देन फिर बढ़ते जा रहा है, तो दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको देख के घबराना नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा आसान है। सो लेट्स बिगिन, ठीक है। नाउ पहला वाला पीरियड है पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साइकिल होती है वो होती है 28 डेज का। सो 28 डेज का जो साइकिल होता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। नाउ पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन कब से कब तक चलता है? ये फर्स्ट टू 5th डे से चलेगा, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन वाला पीरियड, ये 5th डे से कंटिन्यू होगा, 13th डे तक चलेगा। ओव्यूलेशन कब चलेगा? 14th डे पे ही सिर्फ। पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कब से कब तक होगा? 15th डे से 28th डे तक, ठीक है। सो ये नॉर्मल सी चीजें बता दी कि कब से कब तक सीक्वेंस में चलता है। जब पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन के हम लोग बारे में बात करते हैं तो वी आर अवेयर ओवरी के अंदर ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये फॉलिकल सिंस बर्थ एक गर्ल चाइल्ड के अंदर प्रेजेंट होता है बट नॉट दैट मैच्योर, एंड उसके अंदर oocyte और जिसको एग बोलते हैं वो डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट 5 डेज के पीरियड में दो बेसिक सी चीजें होती हैं, जो वॉल ऑफ द यूट्रस होती है वो ब्रेक होती है, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है, एंड एंडोमेट्रियम ब्रेक होने के साथ साथ जो फॉलिकल होता है ओवरी में वो फॉलिकल डेवलप करता है। तो अब ये फॉलिकल जो ओवरी के अंदर है इसको डेवलपमेंट में जो मदद करेगा, ठीक है, इसके डेवलपमेंट में जो मदद करता है उसको हम लोग बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है उस हार्मोन को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। सो इवेंचुअली फॉलिकल के ऊपर काम करने के लिए कौन आएगा? FSH। FSH कहाँ से आया है? FSH आया है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी पीरियड में एंडोमेट्रियम ब्रेक भी होता है वॉल ऑफ द यूट्रस, जिसकी वजह से फर्स्ट टू 5 डेज में देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लीडिंग, और उसी टाइम में फर्स्ट 5 डेज में ब्लीडिंग होता है बिकॉज यूट्रस का वॉल ब्रेक हो जाता है, और उसी समय पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो फॉलिकल के ऊपर काम करता है, जिसके अंदर एग डेवलप हो रहा होता है। तो नाम भी उसका वैसा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट या एक्टिव करने वाला हार्मोन। फाइन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाते हैं पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। मैंने बोला फर्स्ट 5 डेज में कौन ब्रेक हो गया था? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम को अभी वापस रीजनरेट होना है, तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे जो फॉलिकल है ना, फॉलिकल जो डेवलपिंग फॉलिकल, ये बोलेगा मैं कुछ तो रिलीज करूंगा, और ये क्या रिलीज करेगा? ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ईस्ट्रोजन। कहां से रिलीज होगा? फॉलिकल से। कौन सा फॉलिकल? जिसको FSH डेवलप कर रहा था, उस फॉलिकल से ईस्ट्रोजन निकलेगा, एंड वो इस ईस्ट्रोजन काम करेगा किसके ऊपर? एंडोमेट्रियम के ऊपर। वो ईस्ट्रोजन जाके एंडोमेट्रियम के ऊपर काम करेगा और उसको और थिक बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं 14th डे पे। 14th डे को हम लोग ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे एक ओव्यूलेटरी हार्मोन आता है जिसका नाम LH है। LH का फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से आया? अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड से आया। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा दूसरा हार्मोन आता है, दैट इज नथिंग बट LH। तो हम इसको थोड़ा सा और डेवलप्ड यहाँ पे बना देते हैं कि भाई हमारा ये फॉलिकल है, ठीक है, वो और फर्दर डेवलपमेंट किया इसने, और उस फॉलिकल के अंदर क्या डेवलप हो रहा था? हमारा एग सेल, ठीक है। अब इस फॉलिकल को एक्टिव करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से दूसरा हीरो आएगा, दैट इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इवेंचुअली काम करेगा फॉलिकल के ऊपर, और फॉलिकल के ऊपर काम करने के बाद फॉलिकल को कर देगा बर्स्ट। तो फॉलिकल जो बर्स्ट होगा ये किसकी वजह से बर्स्ट होगा? फॉलिकल बर्स्ट होगा बिकॉज ऑफ द LH। इट विल बर्स्ट द फॉलिकल को बर्स्ट करना ऑन 14th डे। कौन काम करता है? LH। फॉलिकल बर्स्ट होगा तो बाहर क्या आएगा? बाहर आएगा एग सेल। एग सेल बाहर आ गया, फॉलिकल बर्स्ट हुआ तो 14th डे पे, एंड जो बचा हुआ पार्ट है, जो हमारा बचा हुआ पार्ट है
जिसके अंदर से फॉलिकल तो बाहर आ गया, अभी जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, तो हम इस बचे हुए पार्ट को हम लोग बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम। तो अभी हमारा ये वाला फेज भी हो गया है, ये वाला फेज भी हो गया, ये वाला फेज भी हो गया। अभी हम लोग इस फेज पे, जब एग सेल रिलीज हो चुका है और अभी हमारे पास ये फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम कुछ टाइम तक सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और वो प्रोजेस्टेरॉन भी किसके सीक्रेशन के ऊपर काम करेगा, एंडोमेट्रियम के। तो क्या हमारे पास 4 हार्मोन कवर हो गए, लेट्स सी। पहला हार्मोन था FSH, ये यहाँ पे है। दूसरा हार्मोन ईस्ट्रोजन बोला था, वो यहाँ पे है। तीसरा हार्मोन LH बोला था, वो यहाँ पर है। एंड चौथा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन बोला था, वो यहाँ पे। चारों के चारों हार्मोन भी कवर हो गए, चारों हार्मोन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम किया। और जो लास्ट टाइम था जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम, जो बचा हुआ पार्ट फॉलिकल का, वो एंडोमेट्रियम के ऊपर प्रोजेस्टेरॉन निकाल के काम कर रहा था। कुछ समय के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये भी डीजनरेट हो जाता है, और डीजनरेट होने के बाद जो चीज बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है। नाउ द थिंग इज दैट ये वाले पीरियड में प्रोजेस्टेरॉन भरपूर एंडोमेट्रियम पे काम कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा, पता चलता है अनमैरिड गर्ल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना, जाइगोट नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ। सो अगेन फिर हम लोग फर्स्ट डे पे आ जाते हैं, एंडोमेट्रियम वापस ब्रेक होती है, वापस ब्लीडिंग होता है, वापस FSH फॉलिकल को डेवलप करता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। एंड वाले पीरियड में ऐसा लगा था कि डेवलपमेंट होगा, बट एग ही नहीं, स्पर्म ही नहीं आया, तो काय का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो एग भी डिजेनरेट हो जाएगा एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दैट्स व्हाई अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होती है एंड फर्स्ट डे आ जाता है, पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब पीरियड ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। So you can take screenshot of the same, or else we'll be attaching the screenshot at the end. Now we'll be talking about some techniques जो reproduction में modern techniques जो use की जाती है for development of fetus, और जहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती तो उस टाइम पे क्या किया जा सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड इवन ट्विंस के बारे में भी। तो ये 2 कॉन्सेप्ट, मॉडर्न टेक्निक एंड ट्विंस के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट। ओके, सो वी केम टू द कंक्लूजन। नहीं, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक बाकी, उसको पहले कंप्लीट कर ले, देन वी कैन कम टू द कंक्लूजन। नाउ 2 मेजर चीजें हैं, some modern techniques, technology related to reproduction, and there is something called twins and reproductive health. We'll be talking about those part. Now first of all important चीजें हैं कुछ modern technologies जो आजकल काफी ज्यादा यूज होती है ग्रोथ ऑफ द फीटस के लिए। तो सब में पहले होता है IVF। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। Now what is in vitro fertilization? Fertilization outside the body, sperm and ovum को fertilize करना बॉडी के बाहर, उसको हम लोग IVF के नाम से जानते हैं। अब ये कब करने का जरूरत पड़ सकता है, जब there could be less sperm count or there is no fertilization, sperm is not reaching out to the fallopian tube to fertilize the ovum. At that time some of the couples could go for something called IVF, in vitro fertilization. इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। इट्स नॉट टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी, इट्स लाइक टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट। स्पर्म को फर्टिलाइज करवाया जाता है ओवम के साथ, एंड जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को, मतलब जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको रिस्पेक्टिव मदर के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। मतलब इसके अंदर हम लोग ने क्या देखा, IVF में सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर किया जाता है, और जब जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसको उस पर्टिकुलर फीमेल के अंदर, उस पर्टिकुलर वुमेन के अंदर, उस मदर के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। दैट इज IVF। सेकेंड बार चीज के बारे में हम लोग बात करें, दैट इज सरोगेसी। सरोगेसी यहाँ पे हेल्प ली जाती है, आई कैन टॉक अबाउट अदर मदर की, कोई दूसरी मदर, सरोगेट मदर जिसको हम लोग बोलेंगे। नाउ व्हाट इज इट एक्चुअली? तो
देयर कुड बी प्रॉब्लम विथ फीमेल, जो वुमेन होगी, जो पर्टिकुलर मदर हो बनने वाली होगी, उनके यूट्रस में प्रॉब्लम होगा, यूट्रस कुड बी वीक, इट कुड बी दैट वीक कि वो यूट्रस के अंदर अपने फीटस को भी होल्ड नहीं कर पाएगी। सो उस सिनेरियो में क्या किया जाए, उस सिनेरियो में सोल्यूशन मिलता है सरोगेसी का, जहां पे दूसरी मदर की हेल्प ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका बताया जाए तो सब में पहले होता है आईवीएफ, कपल्स के रिस्पेक्टिव गैमीट्स को कलेक्ट किया जाता है, स्पर्म एंड ओवम को, उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ सरोगेसी वो भी क्या होता है, दैट इज आईवीएफ। वंस यू आर डन विद आईवीएफ, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, तो उस एम्ब्रियो को सेम कपल में उस वुमेन के अंदर नहीं इम्प्लांट किया जाता बिकॉज उसका यूट्रस वीक है, तो उसको इम्प्लांट किया जाता है किसी दूसरी फीमेल के यूट्रस में। शी इज रेडी टू होल्ड द फीटस अप टू 9 मंथ, एग्रीमेंट होता है। अब इफ शी इज रेडी तो उसको उसके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करना कराया जाता है, एंड देन आफ्टर 9 मंथ इट वुड बी डिलीवर्ड और हैंड ओवर टू दी रिस्पेक्टिव कपल्स और पेरेंट्स। ठीक है। सरोगेसी के बाद आता है स्पर्म बैंक, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्पर्म होता है। यहाँ पे स्पर्म कलेक्ट करके रखे जाते हैं, एंड जहाँ जब भी आईवीएफ में स्पर्म का जरूरत होगा उसको अकॉर्डिंगली यूज किया जाता है। सो दिस इज स्पर्म बैंक। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सरोगेसी, सरोगेट मदर की हेल्प से, एंड स्पर्म बैंक, कलेक्शन ऑफ स्पर्म वेयर स्पर्म कुड बी यूज्ड एज पर द कन्वीनियंस एट द टाइम ऑफ आईवीएफ। 3 मार्क के लिए आता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। या जब हम लोग ट्विंस के बारे में बात करते हैं, ट्विंस का मतलब होता है वही जुड़वा बच्चे, आपने देखा होगा, मूवी भी देखी होगी आपने, जुड़वा 1 जुड़वा 2, बहुत मिसकंसेप्शन होता है, वैसा एग्जैक्टली नहीं होता है। एक को मारा तो दूसरे को लगेगा, दैट इज रॉन्ग, तो वो अलग चीज है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जाइगोट एक फॉर्मेशन होता है बेटा, आपको ये पता है कि सर ने बताया स्पर्म प्लस ओवम फर्टिलाइज होते तो जाइगोट बनता है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। बट मोनोजाइगोटिक में, डायजाइगोटिक में क्या होता है, मोनोजाइगोटिक में देखो, एक स्पर्म था, एक ओवम था, क्या बना, जाइगोट बना, जाइगोट स्प्लिट हो गया, जाइगोट 1, जाइगोट 2। अब ये एक ट्विन मिलेगा मेरे को, ये दूसरा ट्विन, मोनोजाइगोटिक। यहाँ पे जेंडर सेम होगा, क्योंकि सपोज ये x है, सपोज ये y है, तो x y, तो इनका भी तो x y होगा ना स्प्लिट होने के बाद। तो मोनोजाइगोटिक से जो ट्विन्स बनते हैं, दोज आर ऑलवेज, दोज विल हैव ऑलवेज अ सेम जेंडर, उनका जेंडर हमेशा सेम होगा, बिकॉज उनका जो जाइगोट ऑलरेडी बन चुका, जेंडर जहाँ पे डिसाइड हो गया था, फिर डिवाइड होता है ना, डेफिनेटली अब और एक्स्ट्रा कुछ उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, जेंडर सेम ही होगा। जब डायजाइगोटिक के बारे में मैं बात करूं, तो डायजाइगोटिक के बारे में हम लोग बात करते हैं जहां पे 2 जाइगोट होते हैं, मतलब 2 सिनेरियो होना चाहिए, स्पर्म प्लस ओवम। स्पर्म प्लस ओवम मतलब उस फीमेल के ओवरी से 2 हमको ओवम का जरूरत पड़ेगा, 2 जाइगोट बनेगा, सेपरेट 2 ट्विंस बनेंगे। इनका जेंडर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, एंड दे विल नॉट लुक दैट सिमिलर जितना आपको मोनोजाइगोटिक में सिमिलैरिटी थी। तो मोनोजाइगोटिक जितना सिमिलर आपको दिखा था, उतना डायजाइगोटिक आपको सिमिलर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे रीजन सिंपल सा है, दैट इज यहाँ पे 2 ओवम यूज किए, 2 स्पर्म यूज किए, यहाँ पे एक ही स्पर्म एक ही ओवम था, वही स्प्लिट हो गया, दैट इज द कंडीशन। लास्ट आप देखोगे, लास्ट चीज वो बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखोगे इसका मतलब क्या होता है, कॉन्जॉइंट ट्विंस, ट्विंस भी लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर बताया जाता है, बात की जाती है फैमिली प्लानिंग के बारे में, कि क्या फैमिली प्लानिंग होती है। पर्सनल हाइजीन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, उसके साथ साथ डिसीजेस वगैरह, डिसीजेस सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, HIV जो वायरस से होता है, वो सारे डिजीजेस इसमें होती है। एंड जब मैं बात करूँ पर्सनल हाइजीन की, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू टेक केयर ऑफ द हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट कुड बी इन्फेक्शियस इफ हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए।
एंड उसके साथ साथ जब हाइजीन के बारे में बात आती है व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूजिंग ऑफ सैनिटरी पैड्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड इट्स मैंडेटरी टू कीप हाइजीन इन दैट केस। फैमिली प्लानिंग के बारे में जब बात की जाती तो या इट इज इम्पोर्टेंट, इसमें इस पर्टिकुलर पार्ट में से क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना बहुत सारी चीज़ें एक्सटेंट होंगी, पावर्टी आएगी, हमको लाइक रिसोर्सेज उतने नहीं मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होगा। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इन सारी चीज़ों को कवर किया गया। देर आर सम बैरियर्स, सर्जिकल बैरियर्स, देर आर सम हार्मोनल बैरियर्स जो यूज़ किए जाते हैं प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी चीज़ के बारे में भी इसके अंदर बात की गई है, बट नॉट इन दैट डेप्थ। ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर को हम लोग ने यूजुअली मेजर सेक्शंस में देखा है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर देखा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग ने प्लांट के बारे में बात की, एंड देन फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में बात की, ह्यूमन में बात की, और ह्यूमन का एक्सटेंडेड वर्जन में हम लोग ने आगे देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है एंड दीज कॉन्सेप्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके नोट्स बना के रखिए, and we'll meet in next video with another and fresh topic. Thank you so much for watching.